वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो इन द प्रीवियस सेशन हमने जो समझा था दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस रूलिंग। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस रूलिंग एंड व्हाट वाज द लिंकेज कि अगर आपको पहले ही कुछ असेसमेंट या कोई डिसीजन डिपार्टमेंट से चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना जीएसटी आएगा, आइदर द रेट और द वैल्यू, then you can go and ask the help from the department itself कि सर ये मेरा ट्रांजैक्शन है और इसमें क्या जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। In that we had seen that we can ask any question to the department, only question related to place of supply place of supply could not be asked to the advanced ruling authority. Besides that, any other questions could be asked to the advanced ruling authority. Correct है? So the flow was like this कि जो भी हम assessment, जो भी हम ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसका एडवांस में हम पूरा उसका असेसमेंट एडवांस में एडवांस रूलिंग ले ले रहे हैं कि ये इसी तरीके से डिसीजन ले ले रहे हैं डिपार्टमेंट का कि दिस इज हाउ द डिपार्टमेंट विल लुक इनटू द ट्रांजैक्शन एंड दिस इज हाउ द डिपार्टमेंट विल असेस द ट्रांजैक्शन। करेक्ट है? सो यहाँ तक जो रोल था, यहाँ तक जो हमने पढ़ा था अभी तक कि सप्लाई हुआ, इंटरस्टेट हुआ, कलेक्शन हुआ, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हुआ, ऑल दिस ट्रांजैक्शन, रिटर्न फाइलिंग, एवरीथिंग हैज बिन डन। यहाँ तक का जो लेग था दैट वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर ने अभी अपना काम फिनिश कर दिया, टैक्स पेयर ने अपना काम फिनिश कर दिया। ही हैज़ डन द सेल, ही हैज़ मेड द सप्लाई करने का उसने टैक्स पेमेंट किया, टैक्स कलेक्शन किया, सब का काम हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, एवरीथिंग हैज़ बिन डन। नाउ इट इज़ द अदर साइड ऑफ द लेग व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज द डिपार्टमेंट साइड। अब डिपार्टमेंट क्या सोचता है, कैसे सोचता है, दैट मीन्स आपने आपके पार्टनर को सब कुछ डिटेल ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। वॉट एवर इज मैंशनड एज पर योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव डन एंड फुलफिल ऑल योर जॉब। नाउ दिस इज गोइंग टू द डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट अपने हिसाब से क्या सोचता है एंड देन दे विल एनालाइज कि ये क्या है। सो हियर कम्स द चैप्टर ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट चैप्टर आएगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? असेस करना, कोई भी चीज़ को असेस करने का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को डिटरमाइन करना, फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना? डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। सो डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपने बोला है कि 1 लाख रुपीज इज द टैक्स लाइबिलिटी। डिपार्टमेंट विल ऑल्सो असेस द सेम। अगर उसको लगता है कि 1 लाख है, ओके। अगर उसको लगता है कि 50,000 है तो क्या होगा? अगर उसको लगता है कि 1,50,000 होना चाहिए तो क्या होएगा? सो दीज आर द सिनेरियोज व्हाट विल बी लुकिंग इनटू एज फार एज दिस पर्टिकुलर असेसमेंट इज कंसर्न। आपके हिसाब से ट्रांजैक्शन पे कितना टैक्स होता है, डिपार्टमेंट के हिसाब से ट्रांजैक्शन पे कितना टैक्स होता है, दिस इज द टसल फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द कॉइन। एक साइड ये बोलता है, एक साइड ये बोलता है। करेक्ट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द असेसमेंट, हाउ इट विल बी डन, क्या उसमें प्रोविजंस हैं, क्या पावर्स हैं, नहीं है, दिस इज ऑल विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। करेक्ट? सो ये चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवरेज करेंगे, लेट अस फर्स्ट सी। पहला होएगा सेल्फ असेसमेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट इज द सेल्फ असेसमेंट, जहां पे वी नो दैट व्हेन वी आर डूइंग एन इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमको लॉ समझना है खुद को एज अ टैक्स पेयर एंड वी हैव टू डू अ सेल्फ असेसमेंट कि मेरे हिसाब से ये ट्रांजैक्शन के ऊपर इतना ड्यूटी आ रहा है, इतना टैक्स आ रहा है, जीएसटी आ रहा है एंड दिस इज व्हाट आई हैव पेड। करेक्ट? या फिर अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है देन वी कैन गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट स्टेटिंग टू द डिपार्टमेंट, सर आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हाउ इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, यू काइंडली हेल्प मी इन द असेसमेंट और एल्स यू कैन ऑल्सो गो फॉर एडवांस रूलिंग ऑल्सो। करेक्ट है? सो प्रोविजनल असेसमेंट या एडवांस रूलिंग दोनों सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप डिपार्टमेंट को खुद से जाके बोलते हो कि मेरे से असेसमेंट नहीं हो रहा है, यू हेल्प मी इनटू द असेसमेंट। करेक्ट? नाउ अगर आपने सेल्फ असेसमेंट किया या प्रोविजनल असेसमेंट किया और उसके हिसाब से आपने रिटर्न्स फाइल किए हैं, राइट है, पहला चीज तो क्या हो गया कि टैक्स कितना पे करना है। तो जीएसटी कितना होता है? जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। तो पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई टैक्स कितना पे करना है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू पे द टैक्सेस एंड फाइल द रिटर्न, राइट। सो ये जो फाइल द रिटर्न हमने किया है, ये जो रिटर्न हमने फाइल किया है, दिस गिव्स अ डिटेल पूरा देगा डिपार्टमेंट को कि बॉस ये इनका सेल था, ये इनका परचेज था, इसके हिसाब से इनका इतना आईटीसी हुआ, इसके हिसाब से इनका इतना टैक्स पेएबल हुआ। सो ऑल दोज डिटेल्स विल बी गिवन इनटू दैट पर्टिकुलर रिटर्न। सो जो भी आपने असेसमेंट किया है उसके बेसिस पे आपने कितना टैक्स पेमेंट किया है उसका पूरा डिटेल ब्यौरा जाता है रिटर्न्स के अंदर। सो डिपार्टमेंट
को कैसे मालूम पड़ेगा? सो फॉर दैट दे विल डू स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न्स, चेकिंग करेंगे रिटर्न्स का कि जो आपने फाइल किया, करेक्ट? सो फर्स्ट लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन एंड देन विल गो टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द असेसमेंट, करेक्ट? तो सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ असेसमेंट? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, हर एक व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन की मैं खाली बात कर रहा हूं, सेल्फ असेस द टैक्स पेबल, वो खुद असेस करेगा कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, करेक्ट? ही हैज टू सेल्फ असेस द टैक्स पेबल एंड फर्निश द रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। तो जितना उसके हिसाब से टैक्स हो रहा है वो अपने हिसाब से असेसमेंट करेगा टैक्स का, और उसके बाद जो भी असेसमेंट किया, जितना भी टैक्स पे किया, उसके बेसिस पे रिटर्न्स फाइल करेगा अंडर सेक्शन 39। क्लियर है एवरीबॉडी? तो जो आपका रिटर्न्स जाता है उसके अंदर ये दर्शाया जाएगा कि मैंने जो रिटर्न फाइल किया है ये बेसिस पे रिटर्न फाइल किया है, मेरे हिसाब से इतना सेल्फ असेसमेंट होता है और इतना इस पर टैक्स पेबल हो रहा है, करेक्ट है? सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शाल सेल्फ असेस द टैक्स पेबल, कितना टैक्स पे करना है उसको सेल्फ असेसमेंट कौन करेगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शाल सेल्फ असेस द टैक्स पेबल एंड फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। क्लियर है? ये बेसिक है सेल्फ असेसमेंट का। Now let us go and further analyze the provisional assessment. Now provisional assessment क्या होता है? It is very very important to understand. प्रोविजनल असेसमेंट क्या डिपार्टमेंट खुद प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है? नो। तो डिपार्टमेंट कैन नॉट डू सुओ मोटो द सेल्फ असेसमेंट, राइट है? वो खुद सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स सुओ मोटो इज नॉट पॉसिबल। एक यहाँ पे आप लिख लीजिए, प्रोविजनल असेसमेंट सुओ मोटो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, करेक्ट? सो सुओ मोटो इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट। वो खुद होके प्रोविजनल असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है? इट इज टू बी डन ऑलवेज, ऑलवेज डन, यहां पे आप लिख लो, ऑलवेज टू बी रिक्वेस्टेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। ऑलवेज ये प्रोविजनल असेसमेंट का रिक्वेस्ट कौन देगा? ऑलवेज टू बी रिक्वेस्टेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, करेक्ट? सो ये डिपार्टमेंट खुद से होके इसमें प्रोविजनल असेसमेंट नहीं कर सकता है। दिस हैज टू बी ऑलवेज डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। वो रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं। दैट मीन्स व्हेन अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन के अंदर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों आ गए, व्हेन द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन, व्हाट इज अनेबल टू डिटरमाइन? जीएसटी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमको? वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स, करेक्ट है? सो अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो मैं सप्लाई कर रहा हूं उसके अंदर क्या एडिशंस करना है, क्या डिलीशंस करना है, या फिर रेट ऑफ टैक्स कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर जाएगा, व्हेन अ टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स, तो फिर वो कहां जाएगा? ही मे रिक्वेस्ट टू द प्रॉपर ऑफिसर। क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को इन जीएसटी ASMT 1 असेसमेंट फॉर्म नंबर 1 फॉर प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्सेस। वो बोलेगा सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितना टैक्स पे करना है, मैं एक प्रोविजनल अमाउंट आपको टैक्स का पे कर देता हूं, एक टोकन अमाउंट आपको टैक्स का पे कर देता हूं, करेक्ट है? प्रोविजनली दैट मीन्स कोई भी चीज फाइनल नहीं हुई है, उसको खाली प्रोविजनल तरीके से मैं पेमेंट ऑफ टैक्स करना चाह रहा हूं, करेक्ट है? सो लाइक हाउ वी हैव प्रोविजनल एक्सपेंसेस इनटू अवर बैलेंस शीट, सिमिलर मेथड के अंदर आपको टैक्स पता नहीं है कितना होने वाला है, सो यू गो एंड रिक्वेस्ट टू द डिपार्टमेंट, सर मैं इस गुड्स के ऊपर, मैं इस सप्लाई के ऊपर आपको प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा हूं। दैट मीन्स आई एम पेइंग द टैक्स ऑन द प्रोविजनल बेसिस एंड नॉट ऑन द फाइनल बेसिस, करेक्ट है? यहां तक क्लियर है गया? तो मैं रिक्वेस्ट रेज कर रहा हूं डिपार्टमेंट के ऊपर। सो पीओ इश्यूज प्रोविजनल ऑर्डर। तो पीओ क्या बोलेगा? ठीक है, अगर आपको प्रोविजनल पेमेंट करना है देन आई विल इश्यू एन प्रोविजनल ऑर्डर कि मेरे हिसाब से इतना टैक्स हो रहा है इस इन ASMT 04 विद इन 90 डेज। जिस दिन अप्लाई किया है उसके 90 डेज के अंदर अंदर एक प्रोविजनल ऑर्डर निकलेगा जहां पे प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा कि ओके यू वांट टू मेक द पेमेंट इन प्रोविजनल बेसिस, ओके आई अलाउ यू टू मेक द पेमेंट इन प्रोविजनल बेसिस बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग, ये प्रोविजनल ऑर्डर है एंड दिस विल बी गिवन इन ASMT 04 विद इन 90 डेज। तो यहां पे आपने अप्लाई किया ASMT 01 के अंदर, इसके 90 डेज के अंदर अंदर विद इन 90 डेज ASMT 04 will be issued, that is the provisional order, correct है? Provisional order will be issued within 90 days. Now this provisional order will be allowing payment on provisional basis
at such rate and value as may be specified. Because मैं एज ए टैक्सेबल पर्सन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रेट लगेगा या क्या वैल्यू लगेगा, तो वो ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि मैं ये जो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे रहा हूं, ऑफिसर क्या बोलेगा, द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर विच इज गिविंग विच इज अलाउिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस विज ऑन सच रेट, जो भी रेट वो डिसाइड करेगा, एंड एट सच वैल्यू एज इट इज स्पेसिफाइड इन दैट पर्टिकुलर ASMT 04 का प्रोविजनल ऑर्डर। करेक्ट है। और उसके अंदर एक और कंडीशन रहेगा कि आप पेमेंट कभी तभी कर सकते हो व्हेन यू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड इन ASMT 05। तो ASMT 04 के अंदर एक ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के अंदर मेंशन रहेगा कि इफ यू वांट टू मेक द पार्शियल पेमेंट, इफ यू वांट टू मेक द प्रोविजनल पेमेंट, देन यू विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, राइटिंग में लिखा जाएगा कि मैं प्रोविजनली टैक्स पे कर रहा हूं, अगर कल जाके टैक्स बढ़ गया देन आई एम लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। So on execution of the bond into ASMT 05, तो ASMT 05 will be signed by the taxable person, और उसके साथ साथ बॉन्ड के साथ साथ एक बैंक गारंटी दिया जाएगा विच विल बी एक्टिंग एज ए सिक्योरिटी विच इज अबाउट 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ बॉन्ड। तो अमाउंट ऑफ बॉन्ड होगा सपोज 1 CR का, देन 25 lakhs का आपका बैंक गारंटी होना जरूरी है। क्लियर है, इज दिस थिंग क्लियर? सो अगर मैं प्रोविजनली तरीके से टैक्स को पे करना चाहता हूं, वाई प्रोविजनल तरीके से, बिकॉज मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, तो मैं जाऊंगा प्रॉपर ऑफिसर के पास इन, और मैं एक फॉर्म फिल करूंगा, रिक्वेस्ट दूंगा इन ASMT 1 दैट फॉर प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्स, कि मुझे इतना प्रोविजनल पेमेंट करना है टैक्स का। प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा ठीक है आप प्रोविजनली पेमेंट कर सकते हो, ही हैज टू गिव अ प्रोविजनल ऑर्डर इन ASMT 04 विद इन 90 days ऑफ द एप्लीकेशन। और जब आपको प्रोविजनल पेमेंट करना है तो आपको ASMT 05 का फॉर्म फिल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द बैंक गारंटी, and that is the security up to 25% of the amount of bond. Correct? So you will have to file what ASMT 05 as a taxpayer, where you are taking the bond, or you are very assuring, making sure to the government कि in case if the tax amount increases, then as per the bond, as per the contract between the government and me, I will be making the payment of taxes. करेक्ट है। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर ASMT 05, तो ASMT 07 के अंदर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा इन 6 months। करेक्ट। तो यहां पे 90 days के बाद 90 days के अंदर ASMT 04 आया, इसके 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 months ASMT 07 विल बी फास्ट, दैट इज नथिंग बट द फाइनल ऑर्डर, कि दिस इज व्हाट इज द फाइनल ऑर्डर and this is the amount which is payable, or this is the amount which is refundable. Clear everybody? So this is what is there as far as the final assessment order is concerned. So final assessment order will be issued in ASMT 07 in 6 months. In 6 months period. Further extension of 6 months by AC and JC, right? तो ये 6 महीने हो गए, उसके बाद further can be extended by 6 more months by the AC and GC, Assistant Commissioner or Joint Commissioner. And कमिश्नर कैन एक्सटेंड इट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ अप टू 4 years, करेक्ट। और उसके बाद भी कमिश्नर, यहाँ पे कमिश्नर करना पड़ेगा, कमिश्नर कैन एक्सटेंड इट, यहाँ पे कमिश्नर कर दो फॉर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 years ऑल्सो। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपने एप्लीकेशन किया 90 days के अंदर उसका प्रोविजनल ऑर्डर आना चाहिए, उसके 6 महीने के अंदर फाइनल ऑर्डर आना चाहिए। दिस 6 months कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 more months, फर्दर 6 months एक्सटेंशन इज पॉसिबल बाय AC and G से, AC और JC, और उसके बाद 4 साल और पॉसिबल है एक्सटेंशन का इफ द कमिश्नर सेज कि ये एक्सटेंड होना चाहिए। क्लियर है एवरीबडी? इज दिस थिंग क्लियर? करेक्ट है। तो हमने ये समझ लिया कि ये जो फाइनल ऑर्डर है या फिर पूरा जो सीरीज है प्रोविजनल असेसमेंट का, पहले 3 महीने के अंदर या फिर पहले 90 days के अंदर मैक्सिमम ASMT 04 के अंदर प्रोविजनल ऑर्डर आना चाहिए, उसके बाद 6 महीने तक फाइनल ऑर्डर आना चाहिए, that can be further extended by 6 more months, or finally it can also be extended by up to 4 years by the commissioner for further period of 4 years. Correct everybody? So now अब जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा, कभी भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आए या फिर इस टाइम पे आ जाए विद इन 6 months, या फिर एक्सटेंडेड 6 महीने में आ जाए, या अप टू 4 years कभी भी आ जाए, राइट। अगर उस टाइम पे ये फाइंड आउट हुआ कि फाइनल असेसमेंट बोलता है कि आपको टैक्स पे करना था 1 लाख रुपीज और आपने ऑलरेडी पे किया है खाली 50,000 रुपीज, करेक्ट है,
से सपोज आपको टैक्स पे करना है 1,80,000 रुपीज़ और आपने पे किया है 1,20,000 रुपीज़, राइट। सो प्रोविजनल बेसिस पे जो आपने असेसमेंट किया था, जो डिपार्टमेंट ने आपको बोला था कि इतना टैक्स पे करना है, दैट इज 1,20,000 रुपीज़। बट फाइनल ऑर्डर के अंदर डिपार्टमेंट हैज कम टू अ कंक्लूजन दैट द फाइनल टैक्स payable would be 1,80,000 rupees. So final assessment is greater than the provisional assessment. तो फिर क्या होगा? So in such scenario, what is going to be the situation? Let us go and see this. If final assessment is greater than provisional assessment, yes or no, दो ही सिचुएशन होंगे. अगर no होता है, that means प्रोविजनली जो मैंने पे किया था 1,20,000 रुपीज़ इज मोर देन व्हाट इज डिमांडेड. डिमांड है खाली 1,00,000 रुपीज़ का और मैंने पे किया 1,20,000 रुपीज़, राइट है. तो मैंने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए. तो क्या वो 20,000 रुपये फोरफिट हो जाएंगे या फिर उसका रिफंड मिलेगा या क्या होगा, राइट. सो इफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इज नॉट ग्रेटर देन द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, देन इन दैट सिनेरियो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट रिफंड विल बी ग्रांटेड विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सेक्शन 56 के हिसाब से. गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी. रिफंड किस चीज का देगी? इंटरेस्ट का देगी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम अंडर सेक्शन 56. सो रिफंड इनिशिएट करेगा डिपार्टमेंट, बोलेगा ठीक है सर आपने 1,20,000 पे किया बट टेक्निकली 1,00,000 रुपीज होना चाहिए एज पर द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर. तो आपको 20,000 रुपीज का रिफंड मिलने वाला है. क्लियर है. सो दिस रिफंड विल बी ग्रांटेड टू यू अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% एज पर सेक्शन 56. लेट मी क्लियर दिस एवरीथिंग. सो एज पर सेक्शन 56 के अंदर आपको रिफंड मिलेगा. क्लियर है. नाउ इसके लिए आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा. कोई भी चीज मांगे बिना नहीं मिलती है. सो रिफंड एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड अंडर RFD 01. क्लियर है. इज दिस थिंग क्लियर? नोट नंबर 1 क्या है? अगर प्रॉपर ऑफिसर ASMT 04 के अंदर, दैट इज प्रोविजनल ऑर्डर के अंदर देगा और फाइनल ऑर्डर किसके अंदर आएगा? ASMT 07 के अंदर आएगा. क्लियर है. इज दिस थिंग क्लियर? सो बेसिकली आपको रिफंड मिलेगा फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. अब कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, विल बी डूइंग इन डिटेल. सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, आई विल डू इट इन डिटेल विद यू गाइस. करेक्ट. नाउ अगर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बोलता है कि आपको 1,80,000 पे करना है और आपने पे किया है खाली 1,20,000, सो 60,000 इज पेंडिंग. सो पे द टैक्स विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम. तो अगर आपने कम पेमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम. क्लियर है. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा दैट विल बी डे वाइज कैलकुलेशन फ्रॉम द डे आफ्टर ड्यू डेट टिल द एक्चुअल पेमेंट, राइट. सो फ्रॉम द डे आफ्टर ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट का क्या मतलब हो गया? लेट अस गो एंड सी दिस. नाउ आपने जैन में सप्लाई किया, इसका टैक्स पेमेंट करने का ड्यू डेट कब है? February 20. करेक्ट है. सो आपने February 20 तक 1,20,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है फॉर द मंथ ऑफ जैन. नाउ ये ऑर्डर आपको 3 महीने के अंदर अंदर आता है या फिर 6 महीने के अंदर अंदर आता है. सपोज दिस ऑर्डर कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अंदर आता है. करेक्ट. सो नाउ इफ यू मेक द पेमेंट इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो इसका ड्यू डेट कब था? Feb 20 का. सो 21 ऑफ फेब से लेके जिस दिन जुलाई के अंदर ये ऑर्डर आया, से 7 जुलाई अप टू 7 जुलाई, ऑल द डेज विल बी कैलकुलेटेड और उसके हिसाब से आपका 18% पर एनम पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. क्लियर है. सो डे वाइज कैलकुलेशन विल हैव टू बी कैलकुलेटेड ओवर हियर फ्रॉम द डे आफ्टर द ड्यू डेट. ड्यू डेट कब था जैन के सप्लाई का? Feb 20. दैट मीन्स 21st डे ऑफ फेब से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट कब हुआ? 7th डे ऑफ जुलाई को हुआ. उस दिन तक सारे डेज को कैलकुलेट करके आपको उस पर टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, राइट. और जब आप ये पेमेंट कर दोगे टैक्सेस का अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो जो आपने बॉन्ड पहले दिया था एन ASMT 05 के अंदर, राइट है, आपने लिखित में दिया था कि आई एम रेडी टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस. सो उसको आप विड्रॉ करना चाहोगे, उसको रिलीज करना चाहोगे बैंक गारंटी को. सो उसके बाद आप फाइल एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी के लिए आप एप्लीकेशन फाइल करोगे कि मेरी जो सिक्योरिटी थी उसको रिलीज करो इन ASMT 08. क्लियर है. PO रिलीजेज द सिक्योरिटी आफ्टर इंश्योरिंग पेमेंट. सो PO क्या करेगा? वो चेक कर लेगा सारा पेमेंट along with interest has been paid or not. So if he is satisfied that the payment has been done, then he will issue an order in ASMT 09 within 7 days of the receipt of application for
रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, राइट है। जो रिलीज ऑफ सिक्योरिटी का एप्लीकेशन आया ASMT 08 के अंदर, उसके 7 दिन के अंदर अंदर ASMT 09 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर रिलीज करने के लिए बोलेगा कि जो सिक्योरिटी है उसको रिलीज कर दो, करेक्ट। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? नो पेनल्टी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ शॉर्ट पेमेंट, करेक्ट। नो पेनल्टी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ शॉर्ट पेमेंट इज द main benefit over here, correct? Is this thing clear? Same thing is here, so you can just delete this point. No benefit, sorry, benefit is no penalty if there is any short payment. तो शॉर्ट पेमेंट होगा तो मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ, मैंने तो सामने से जाकर डिपार्टमेंट को बोल दिया था दैट सर आई एम नॉट एबल टू असेस द टैक्स, यू असेस द टैक्स, डिपार्टमेंट हैज असेस द टैक्स एंड आई एम मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, करेक्ट। सो देन सच सिचुएशन ओनली बेनिफिट इज दैट आपको पेनल्टी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को? लेट मी जस्ट डिलीट दिस पोर्शन, करेक्ट। सो फाइनल असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर हमको समझ में आ गया। तो या तो फाइनल असेसमेंट ज्यादा होगा कि मुझे और टैक्स पे करना है, तो आई विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट अंडर सेक्शन 15 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फ्रॉम द डेट आफ्टर ड्यू डेट टिल एक्चुअल पेमेंट। अगर वो नहीं होता है, दैट मीन्स मैंने पेमेंट प्रोविजनली ज्यादा किया था और मुझे अब रिफंड चाहिए, देन द रिफंड विल बी मेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और ये 6% पर एनम होगा एज पर सेक्शन 56। रिफंड एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड इन RFD 01। क्लियर एवरीबडी? इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस, राइट? सो ये तो हो गया आपका बेसिकली रिफंड कैसे सिचुएशन में आएगा, करेक्ट। नाउ लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट। सो अभी तक हमने क्या समझा है कि एक तो हो गया सेल्फ असेसमेंट, जहां पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस द टैक्स पेएबल एंड फर्निश रिटर्न, या फिर हमने समझा कि प्रोविजनली मैं असेसमेंट करवा सकता हूं डिपार्टमेंट से। इन ASMT 01 डिपार्टमेंट विल इश्यू में प्रोविजनल ऑर्डर कि आप मेरे हिसाब से, डिपार्टमेंट बोलेगा कि हमारे हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से इतना टैक्स पेएबल होता है ऑन सच रेट्स एंड सच वैल्यू विच इज स्पेसिफाइड, सो यू मेक द पेमेंट अलॉन्ग विद द बॉन्ड एंड सिक्योरिटी 25% का, कि इन केस फाइनल ऑर्डर के अंदर अगर टैक्स ज्यादा भरने को आया देन यू हैव टू मेक द पेमेंट। सो नाउ वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर शुड बी कम विद इन 6 months। फर्दर एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड फॉर फर्दर 6 months, और कमिश्नर जो है ही कैन एक्सटेंड इट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 4 years। COMMISSIONER commissioner may further extend for up to 4 years, correct everybody? is this thing clear? यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, क्लियर है? सो दिस इज व्हाट इज देयर एज फार एज योर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर इज कंसर्न। तो प्रोविजनल असेसमेंट होने के बाद क्या आएगा? फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा। तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद दो सिचुएशन है। अगर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर ग्रेटर है प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर से, दैट मीन्स मुझे और टैक्स पे करना है, देन एज अ टैक्स पेयर आई विल पे टैक्स विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट, कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे आफ्टर द ड्यू डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। और जब मैं पेमेंट कर दूंगा, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दूंगा, देन जो मैंने ASMT 05 के अंदर बॉन्ड इशू किया है, सिक्योरिटी दिया, उसकी रिलीज की एप्लीकेशन करूंगा ASMT 08 के अंदर। द प्रॉपर ऑफिसर विल वेरीफाई दैट ऑल द पेमेंट्स हैव बीन डन एंड इश्यूज ऑर्डर इन ASMT 09 विद इन 7 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, करेक्ट है ना? इसका बेनिफिट क्या है? नो डाउट मैंने कम पेमेंट किया है, स्टिल आई एम नॉट लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ पेनल्टी। सेकेंड सिचुएशन क्या है? अगर फाइनल असेसमेंट बोलता है कि आपको कम टैक्स पे करना चाहिए था, आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, देन आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे RFD 01 के अंदर, और रिफंड विल बी ग्रांटेड टू यू विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज पर सेक्शन 56। दिस हैज बीन डिटेल डिस्कस्ड इन द रिफंड चैप्टर। नोट क्या है? प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर किसके अंदर आएगा? ASMT 04 के अंदर, और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर किसके अंदर आएगा? ASMT 07 के अंदर। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न्स। ये था कि आपने सेल्फ असेसमेंट करवा दिया या प्रोविजनल असेसमेंट करा लिया। अब जब आप सेल्फ असेस करते हो, उसका जब रिटर्न्स फाइल करते हो, राइट है, तो इन सच सिचुएशन गवर्नमेंट कैसे चेक करेगा? सो यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न्स, करेक्ट। तो अब हम जाते हैं स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न्स की ओर पे। रिटर्न्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, राइट? जो रिटर्न्स यहाँ पे फर्निश किए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39 के अंदर, राइट है। सो रिटर्न्स हैव बीन फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन,
और अगर डिस्क्रिपेंसी कुछ फाइंड आउट हुई है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो टैक्सेबल पर्सन ने अपने पार्टनर, अपने डिपार्टमेंट, अपने गवर्नमेंट को ये बोल दिया कि सर ये मेरे हिसाब से मंथली रिटर्न है और मेरे हिसाब से इतना टैक्स पेएबल है. नाउ डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उसको, अपने नजरिए से उसको इवैल्यूएट करेगा, देखेगा, एंड इफ दे फाउंड एनी डिस्क्रिपेंसी इज देयर, तो क्या सिचुएशन होगी, लेट अस गो एंड इवैल्यूएट दैट. सो रिटर्न फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, PO may scrutinize. The word here is may. It is not compulsorily, but it is may scrutinize. It is not he shall. It is may scrutinize to verify the correctness. वो क्यों scrutinize करेगा कि भाई जो भी इन्होंने रिटर्न फाइल किया है वो करेक्ट है कि नहीं है. करेक्ट. अगर डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट होता है, डिस्क्रिपेंसी फाउंड आउट, देन PO shall issue a notice, show cause notice in ASMT 10 stating कि ये डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट हुआ है, what is to be done now. करेक्ट. सो PO shall issue a notice in ASMT 10. क्लियर है यहाँ तक. सो ASMT 10 के अंदर PO बोलेगा कि सर इतना आपका डिस्क्रिपेंसी हमारे हिसाब से, व्हाट इज योर रिप्लाई, शो कॉज एज टू व्हाई वी शुड नॉट चार्ज दिस टैक्स टू यू. राइट. एक नोटिस देगा शो कॉज नोटिस का. करेक्ट. नाउ इफ द रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी, राइट. सो ये जो डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे फाइंड आउट हुए हैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन जिसने रिटर्न फाइल किया है वो मान लेता है कि हाँ मेरे से ये मिस्टेक हुआ है, ये करेक्टनेस नहीं है, इफ ही एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी एंड पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड अदर अमाउंट एंड इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर. करेक्ट. सो वो क्या करेगा, टैक्स का पेमेंट कर लेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगा, एनी अदर अमाउंट विच इज टू बी पेएबल वो पेमेंट करेगा, एंड ही इन्फॉर्म्स टू द प्रॉपर ऑफिसर. करेक्ट. तो ये जो करेगा इन्फॉर्मेशन और ये पेमेंट वगैरह किसके अंदर करेगा, GST DRC 03. एक नया फॉर्म नाम है DRC 03 इज व्हाट इट इज. करेक्ट. करेक्ट. सो DRC यहाँ पे लिख लो, GST DRC 03 के अंदर वो पेमेंट करेगा और गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देगा, येस आई हैव एक्सेप्टेड द डिस्क्रिपेंसी एंड आई एम मेकिंग द पेमेंट ऑफ दिस. करेक्ट. एंड दिस नोटिस इज कॉल्ड, यहाँ पे जो नोटिस दिया जाएगा डिस्क्रिपेंसी का, दिस इज कॉल्ड एज अ शो कॉज नोटिस. करेक्ट. इफ फाउंड डिस्क्रिपेंसी देन शो कॉज नोटिस विल बी इश्यूड. नोटिस का मतलब क्या हो गया, शो अ कॉज. राइट. व्हाई वी शुड नॉट चार्ज दिस अमाउंट टू यू, शो कॉज नोटिस. करेक्ट. शो कॉज नोटिस विल बी इश्यूड इन ASMT 10. करेक्ट. सो अगर डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट हुआ तो ऑफिसर शो कॉज नोटिस देगा. तो 30 days के अंदर अंदर अगर रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये मेरे से मिस्टेक हुआ था, करेक्टनेस नहीं था, तो और उसके हिसाब से अगर वो पेमेंट ऑफ टैक्स कर देता है, इंटरेस्ट कर देता है, अदर अमाउंट कर देता है, एंड ही इन्फॉर्म्स द PO इन GST DRC 03, दैट इज वन सिचुएशन, देन द मैटर इज क्लोज. नाउ अगर वो डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट नहीं करता है एंड इफ ही वांट्स टू गिव मोर क्लैरिटी दैट उसने ये असेसमेंट क्यों किया, so he will furnish certain explanation in form ASMT 11. Correct. So the registered person will be given 30 days to furnish his explanation in ASMT 11. Now अब ये जो explanation furnish करेगा तो ऑफिसर के पास अगेन दो चॉइस है, या तो एक्सेप्ट करे या उसको ना, या फिर उसको रिजेक्ट करे. सो अगर ऑफिसर एक्सप्लेनेशन को समझ जाता है कि हाँ ही एक्सेप्ट्स दैट वॉट एवर एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन इज एक्सेप्टेबल, देन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड इन ASMT 12. ASMT 12 के अंदर उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि येस वी एक्सेप्ट व्हाट यू हैव मेंशन्ड एंड व्हाई यू हैव मेड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन. दैट मीन्स द मैटर इज क्लोज्ड हियर नाउ. राइट. बट इफ इट इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, बट प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यार ये जो आंसर दिया है, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इट इज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री, बकवास है, या फिर उसने एक्सेप्ट तो कर लिया डिस्क्रिपेंसी बट ही फेल्स टू मेक द करेक्टिव मेजर्स. व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स हियर? ना ही उसने टैक्स पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, ना ही उसने इन्फॉर्म किया. करेक्ट. सो बोथ द सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि अगर ऑफिसर को लगता है कि रिप्लाई उसने गड़बड़ दिया है, ही इज नॉट सेटिस्फाइंग विद द रिप्लाई, या फिर उसने एक्सेप्ट तो कर लिया डिस्क्रिपेंसी बट उसके आगे को करेक्ट करने का मेथड्स नहीं किया, स्टेप्स फॉलो नहीं किया, देन इन दैट सच सिचुएशन PO may initiate the action. What action PO may initiate? That is very very important. क्या क्या एक्टिविटी PO कर सकता है, यहां से आपके बाकी के चैप्टर्स के लिंकेज शुरू हो जाएंगे. करेक्ट है. सो बेसिकली एक बैकग्राउंड बना आपका रिटर्न्स जो आपने फाइल किया 39 के अंदर, उसके अंदर ऑफिसर ने डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट की. वो डिस्क्रिपेंसी अगर आप एक्सेप्ट करते हो, पेमेंट कर देते हो DRC 03 के अंदर और इन्फॉर्म कर देते हो डिपार्टमेंट को, द मैटर इज क्लोज. अगर आप चाहते हो कि उसको एक्सप्लेन करना,
देन ASMT 11 के अंदर आप एक्सप्लेन करोगे. अगर प्रॉपर ऑफिसर उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ASMT 12 के अंदर वो बोलेगा येस वी एक्सेप्ट व्हाट यू हैव एक्सप्लेन्ड एंड नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन. बट इफ योर एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री टू द ऑफिसर, और आपने ऊपर एक्सेप्ट तो कर लिया कि ये डिस्क्रिपेंसी बट उसको करेक्ट नहीं किया, then the PO may initiate the following action. What are the actions? They may order for audit या special audit by चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो करवाएंगे ऑडिट या स्पेशल ऑडिट. इंस्पेक्शन करवाएंगे आपके ऑफिस का, आपकी जो लोकेशन का. सर्च करवाएंगे, सीजर करवाएंगे, कुछ चीज़ को जब्त कर लेंगे. So these are the new chapters which will be learning after this particular understanding. So basically एक returns के थ्रू आपके ऊपर क्या क्या actions हो सकते हैं, that is what we are understanding. So वो या तो audit या special audit कराएगा, या inspection search seizure होगा, या फिर PO will determine द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 एंड 74. अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपने फ्रॉड्यूलेंटली कुछ किया है या फिर इंटेंशनली कुछ किया है या अनइंटेंशनली कुछ किया है, तो पीओ खुद डिटरमाइन करेगा टैक्स कितना है, बाकी ड्यूज कितने हैं अंडर सेक्शन 73 एंड 74. करेक्ट. सो दिस कैन बी क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इन एग्जामिनेशन. रिकोर्सेज अवेलेबल विद द ऑफिसर इन केस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज नॉट फर्निश्ड. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि कौन से एक्शंस अवेलेबल हैं ऑफिसर के पास अगर उनको आपका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है. recourse available with officer in case proper explanation is not furnished. Correct. So what are the recourse? Audit, special audit, inspection, search, seizure and PO to determine the tax and other dues which is पेएबल अंडर सेक्शन 73 एंड 74. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 73 और 74 के अंदर क्या आएगा, एक डिमांड ऑर्डर आएगा. राइट है. सो यहाँ पे आपका आएगा एक डिमांड ऑर्डर. 73 और 74 के हिसाब से एक डिमांड ऑर्डर आपके पास आ जाएगा. यू कैन राइट डाउन इन द टेक्स्ट बुक. डिमांड ऑर्डर आएगा. राइट है. नाउ दिस डिमांड ऑर्डर के अंदर बोलेगा कि आपको इतना टैक्स पे करना है. राइट. सो अगर आप एक्सेप्ट करते हो देन पे विद इन 3 months, पेमेंट विद इन 3 months. या फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो देन यू कैन गो फॉर अपील विद इन 3 months. या फिर अगर ये भी नहीं होगा देन द डिपार्टमेंट विल स्टार्ट विद द रिकवरी प्रोसीडिंग बिकॉज यू आर वेरी मच केयरलेस और आप कुछ सुनने का तैयार ही नहीं हो. देन द डिपार्टमेंट विल स्टार्ट विद द रिकवरी प्रोसीडिंग. कैसे उसको वसूलना है, डिपार्टमेंट विल डू द वसूली का काम फॉर यू. करेक्ट. सो जैसे ही ये डिमांड ऑर्डर आया अंडर सेक्शन 73 एंड 74, या तो आप पेमेंट कर दोगे, मैटर क्लोज हो जाएगा, या फिर आप अपील के अंदर जाओगे, मैटर थोड़ा सा एक्सटेंड होएगा कि क्या प्रोसीजर, यू विल फॉलो द प्रोसीजर. या फिर अगर अपील में भी नहीं जाते हो देन यू हैव रिकवरी विच द डिपार्टमेंट विल हैव टू डू बिकॉज आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो. तो डिपार्टमेंट अभी क्या करेगा, डिपार्टमेंट have to go for the recovery proceedings. Correct. So ये आपके बाकी के चैप्टर्स हैं, ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, सेक्शन 73, 74, अपील्स, रिकवरी. These are the new chapters which you will be understanding in the due course of time. Correct. So basically एक सेक्शन 61 के अंदर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न हुआ और उससे सारी चीज़ें लिंक होते जा रही है. दैट अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या फिर पीओ ने एक्सेप्ट नहीं किया देन ही हैज़ सो मेनी रिकोर्सेज ऑन यू. ऑडिट करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, इंस्पेक्शन करवा सकता है, सर्च करा सकता है, सीजर करा सकता है, और ही में डिटरमाइन द टैक्स पेएबल एंड अदर अमाउंट पेएबल अंडर सेक्शन 73, 74 और डिमांड ऑर्डर रेज कर सकता है. देन डिमांड ऑर्डर के बाद आप या तो उसको पेमेंट करोगे या अपील फाइल करोगे या रिकवरी के लिए जाओगे. करेक्ट है. रिकवरी के लिए जाएगा डिपार्टमेंट. क्लियर है. तो यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. क्लियर है. तो सबसे पहले हमने देखा सेल्फ असेसमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स कैसे हुआ, मैंने खुद ने असेसमेंट किया कि इतना मेरा टैक्स होना चाहिए. देन वी अंडरस्टूड द प्रोविजनल असेसमेंट कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है और रेट ऑफ टैक्स क्या होना चाहिए, देन आई गो टू द डिपार्टमेंट एंड आई रिक्वेस्ट देम to allow me to make the payment on the provisional basis. Then we understood the whole procedure कि provisional order आएगा, फिर final order आएगा, final assessment order ज़्यादा होगा प्रोविजनल से तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, दैट वी अंडरस्टूड. देन वी केम इनटू सेक्शन नंबर 61 दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न्स. तो जो भी रिटर्न्स आपने फाइल किए हैं अंडर सेक्शन 39 के बेसिस पे, उसको बेस बना के डिपार्टमेंट विल स्क्रूटिनाइज द रिटर्न्स एंड द डिपार्टमेंट विल फाइंड आउट द डिस्क्रिपेंसी. डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करेगा. सो जैसे डिपार्टमेंट डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करेगा वो आपको इंटीमेट करेगा इन ASMT 10 के अंदर कि बॉस मेरे हिसाब से ये डिस्क्रिपेंसी है, प्लीज शो एज टू वाई वी शुड नॉट चार्ज यू इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी, वॉट एवर इज अमाउंट. सो RP के ऊपर, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर अब दो सिचुएशन है, या तो वो एक्सेप्ट कर ले
या फिर उसको कुछ एक्सप्लेनेशन और देना तो एक्सप्लेनेशन देवे. सो एक्सेप्ट डिस्क्रिपेंसी और फर्निश एक्सप्लेनेशन. अगर डिस्क्रिपेंसी इज एक्सेप्टेड एंड he makes the payment of tax, interest and other amount and informs the PO in GST DRC 03, matter is closed. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बोलता है कि सर मैं करेक्ट हूँ, मैंने क्या बेसिस पे इतना टैक्स पे किया, लेट मी एक्सप्लेन यू इन ASMT 11. सो अगर ASMT 11 का एक्सप्लेनेशन ऑफिसर को एक्सेप्टेबल है, देन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड इन ASMT 12 दैट येस वी एक्सेप्ट इट एंड नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन. If the officer find this explanation not satisfactory, या फिर उन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर लिया है बट उसको करेक्ट करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए हैं यहाँ तक अभी तक, सो द PO में इनिशिएट what are the actions which the PO can initiate? Audit, special audit, inspection, search seizure. They may determine the tax payable via demand order under section 73 and 74. और ये सारी एक्टिविटीज आपके ऊपर लागू हो सकती है. क्लियर है? तो दिस इज व्हाट इज देयर एज फार एज स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न्स जो ऑलरेडी फाइल हो गए हैं उसकी हम बात कर रहे थे. करेक्ट है? नाउ ये तो हो गया जिस लोगों ने रिटर्न्स फाइल किए हैं वो बेसिस पे. नाउ लेट अस गो टू द अदर पार्ट जहां पे लेट अस गो एंड सी दिस ऑल्सो. नाउ सर्टेन केसेस के अंदर डिपार्टमेंट को बेस्ट जजमेंट लगाना पड़ेगा. कौन से केसेस के अंदर बेस्ट जजमेंट लगाना पड़ेगा? दैट मीन्स दे विल हैव टू अप्लाई देयर ओन ब्रेन. सो व्हाट इज दैट? इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स, मैं रिटर्न्स फाइल ही नहीं करता हूं तो डिपार्टमेंट के पास डिटेल कहां से आएगा कि कितना टैक्स पेबल है. सो डिपार्टमेंट विल हैव टू डू अ बेस्ट जजमेंट. या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन है हु शुड हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन. अब उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है तो उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है. सो इन बोथ द सिचुएशन हाउ विल द डिपार्टमेंट असेस is what is given in the best judgment assessment. Correct? So best judgment assessment के अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 62 एंड सेक्शन नंबर 63. करेक्ट? सो अभी तक हमने क्या देखा? वी हैड सीन the various section number 59 that was talking about the self assessment, section number 60 which was discussing about the provisional assessment कि अगर मैं खुद नहीं कर पाया तो कैसे होगा, section number 61 which was discussing about the scrutiny of the returns which have been filed. अब ऐसी सिचुएशन है जहां पे रिटर्न्स ही फाइल नहीं हुए, दैट मींस बेस्ट जजमेंट वेयर रिटर्न्स हैव नॉट बीन फाइल. तो रिटर्न्स फाइल ही नहीं हुए हैं तो वो डिपार्टमेंट कैसे असेस करेगा इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. राइट? सो लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स. नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स के लिए शो कॉज नोटिस इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल. करेक्ट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस सेंटेंसेज. जो नॉन फाइलर्स हैं उनको शो कॉज नोटिस देना कंपलसरी नहीं है डिपार्टमेंट की ओर से. डिपार्टमेंट कैन डायरेक्टली इश्यू एन ऑर्डर कि ये हमारे हिसाब से टैक्स पेएबल आ रहा है. सो फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न शो कॉज नोटिस इज नॉट मैंडेटरी. दैट मीन्स अगर आरपी, दैट मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन है तभी उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है, रजिस्टर्ड पर्सन fails to furnish the returns under section 39, that is the monthly return जो उसको फाइल करना है, या फिर जो लास्ट रिटर्न अंडर सेक्शन 45, करेक्ट है, वो फेल कर देता है रिटर्न फाइल करने के लिए. कब फेल करता है? इवन आफ्टर नोटिस अंडर सेक्शन 46 इज गिवन टू हिम टू फर्निश द रिटर्न इन 15 days. नोटिस अंडर सेक्शन 46 किस में आता है? GSTR 3A के अंदर आता है. नाउ लेट मी जस्ट राइट डाउन, आप भी लिख लो GSTR 3A. करेक्ट? 1 second, let me make the changes. हाँ, even after GSTR 3A notice under section 46 is given, right है? So notice मिल गया उसको section 46 का to furnish the return in 15 days, still the registered person fails to furnish the return under section 39 or 45, right है? तो notice मिलने के बावजूद उसने returns furnish नहीं किए. करेक्ट? एक तो होता है कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव अ शो कॉज नोटिस, बट स्टिल सेक्शन GSTR 3A के अंदर नोटिस जाएगा अंडर सेक्शन 46, सर प्लीज फाइल द रिटर्न, बट स्टिल दे हैव नॉट फाइल द रिटर्न. देन द PO शैल गो फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर. दैट मीन्स वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा विद इन 5 years. विद इन 5 years यहाँ पे पूरा लिखेंगे हम लोग, विद इन 5 years, ये कैंसिल करेंगे, विद इन 5 years ऑफ ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न इन ASMT 13. करेक्ट? सो विद इन दिस पर्टिकुलर पीरियड उनको ये बेस्ट जजमेंट ऑर्डर निकालना पड़ेगा. सो से फॉर द पीरियड 1920, से फॉर द पीरियड 1920 के लिए December 31 December 20, ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग का? 31 December 20. करेक्ट है? दैट मीन्स इसके बाद 5 साल तक 1
2, 3, 4, 5. That is 21st, 22nd, 23rd, 24th and 25. ये पीरियड तक दे कैन डू द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, राइट. सो 1920 के लिए नेक्स्ट 5 years तक वो बेसिकली 25 तक 31 दिसंबर 25 तक बेस्ट जजमेंट ऑर्डर निकाल सकते हैं. करेक्ट है. नाउ इज दिस थिंग क्लियर. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको नोटिस मिलने के बाद भी वो नॉन फाइलर्स हैं, राइट है. सो पीओ के पास कोई डिटेल है नहीं क्या रिटर्न्स फाइल हुआ है, देन दे कैन गिव अ बेस्ट जजमेंट ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट ऑर्डर विद इन 5 years ऑफ ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न्स इन ASMT 13. करेक्ट. ASMT 13 के अंदर वो ऑर्डर निकाल देंगे, राइट. नाउ इट इज डीम्ड विड्रॉन. ये जो ऑर्डर है कब डीम्ड विड्रॉल होगा? इफ द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशेज अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर. 30 days ऑफ असेसमेंट ऑर्डर के अंदर अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न्स फाइल कर दिए, वैलिड रिटर्न्स फाइल कर दिए, बट अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी, वो कंटिन्यू रहेगी, राइट. रिटर्न्स भी आपने फाइल किया, टैक्स भी पेमेंट कर दिया, देन ये जो आपका असेसमेंट ऑर्डर है दैट विल डीम टू बी विड्रॉवल. करेक्ट. ये हो जाएगा यहाँ पे विड्रॉन करेंगे हम लोग, एल के जगह एल लिखेंगे, राइट. डीम्ड विड्रॉल हो जाएगा ये, राइट. सो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने आफ्टर रिसीव्ड ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, जिस दिन उसको मिला है उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है, देन दिस बेस्ट जजमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 इज डीम्ड टू बी विड्रॉन. करेक्ट है. इज दिस थिंग क्लियर? दैट मीन्स इसका इंटेंशन सिंपल है कि डिपार्टमेंट चाहता है कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं दे विल फाइल द रिटर्न, दे शुड फाइल द रिटर्न. करेक्ट एवरीबॉडी. इज दिस थिंग क्लियर? यहां तक क्लियर है. नाउ इसके अंदर क्या हो रहा था, जो जिस तरीके से नोटिस डिपार्टमेंट देना चाह रही थी वो हर ऑफिसर अपने अपने हिसाब से दे रहा था. देयर वाज नो सिंक, देयर वाज नो मेथोडोलॉजी विच वाज सपोज टू बी विच वाज फॉलोड. करेक्ट. सो द डिपार्टमेंट गेव एन SOP इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 62. ये ऊपर आना चाहिए. सो आप जब पढ़ोगे तो उसको ऊपर पढ़ना, यू मेक एन एरो मार्क ओवर देयर, आई एम जस्ट मूविंग इट ओवर हियर. नाउ SOP डिजाइन किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 62. तो उनको कैसे इंटीमेट किया जाए, उनके ऊपर कैसे ऑर्डर लेके आया जाए, दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर SOP. सो SOP क्या बोलता है, जिस दिन इनका ड्यू डेट है, सिस्टम जनरेटेड SMS दैट इज 3 days प्रायर टू द ड्यू डेट विल बी गिवन टू ईच एंड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन. क्लियर है. 3 दिन पहले, समझो कि 20th का ड्यू डेट है, उसके 3 दिन पहले सिस्टम जनरेटेड SMS सबको जाएगा कि आफ्टर 3 दिन आप विद इन 3 days यू हैव टू फाइल द रिटर्न बिकॉज ये आपका ड्यू डेट है. तो सबकी घंटी बज गई. करेक्ट है. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ पोस्ट ड्यू डेट, राइट. लेट अस ड्रॉ टाइमलाइन ओवर हियर. यहां पे हमने टाइमलाइन ड्रॉ किया. ये समझो कि आपका ड्यू डेट है रिटर्न्स फाइलिंग का. इसके 3 दिन के पहले सभी टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन के पास मैसेज जाएगा दैट विद इन 3 days यू विल हैव टू फाइल द रिटर्न. सो सिस्टम जनरेटेड SMS जाएगा 3 days प्रायर टू द ड्यू डेट. नाउ ये पोस्ट ड्यू डेट सिस्टम जनरेटेड SMS एंड ईमेल टू ऑल द नॉन फाइलर्स. तो इसके बाद क्या होगा, जो भी नॉन फाइलर्स हैं अगर उन्होंने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया, देन सिस्टम जनरेटेड ईमेल विल गो और सिस्टम जनरेटेड SMS विल गो दैट यू आर नॉन फाइलर्स, राइट. ये चला जाएगा उनके पास. अब इसके बाद 5 दिन तक, राइट है, पोस्ट 5 days दैट मीन्स आफ्टर 5 days, 5 दिन निकल गए, उसके बाद नोटिस अंडर सेक्शन 46 दैट इज इन GSTR 3A विल बी इश्यूड टू फाइल द रिटर्न विद इन 15 days, राइट है. 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करना है. उसका एक GSTR 3A के अंदर नोटिस जाएगा कि प्लीज फाइल द रिटर्न विद इन 15 days, दैट इज नोटिस अंडर सेक्शन 46 कि आपको रिटर्न फाइल करना है, आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया. करेक्ट. तो ये नोटिस चला गया सबको. नाउ प्रॉपर ऑफिसर टू प्रोसीड विद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन 15 days. तो ये आपका ईमेल, ये आपका नोटिस अंडर सेक्शन 46 जाने के बाद 3A के बाद 15 दिन तक डिपार्टमेंट वेट करेगा बिकॉज
जो नॉन फाइलर्स है उनको 15 दिन का टाइम दिया गया रिटर्न फाइल करने के लिए. इफ आफ्टर 15 डेज ऑल्सो दिस रिटर्न इज नॉट फाइल, देन द ऑफिसर विल गो फॉर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर. करेक्ट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा. नाउ ये बेस्ट जजमेंट करने के लिए जब उसके पास रिटर्न्स की डिटेल्स ही नहीं है, देन हाउ विल इट डू द बेस्ट जजमेंट? ही विल यूटिलाइज द डिटेल्स इन द GSTR1. उसने 3B फाइल नहीं किया बट GSTR1 हो सकता है फाइल किया हो, या फिर GSTR2A के अंदर किसी ने बोला है कि मैंने इसको माल बेचा है तो उसके परचेज की डिटेल मिल जाएगी, या फिर ईवे बिल के थ्रू उसको डिटेल मिल जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को, या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन विच ही हैज. ही विल कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन and issue a best judgment order, best judgment assessment order in case of the non-filers of return. Best judgment assessment order is withdrawn if the valid return is filed within 30 days of order. Correct है? We have already seen कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर after the order is issued, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर valid return फाइल हो गया, then this particular order is deemed to be withdrawn. कमिश्नर में ऑल्सो रिसॉर्ट टू, यहां पे आ जाएगा रिसॉर्ट टू आ जाएगा वर्ड, रिसॉर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29(2). तो कमिश्नर अगर समझ रहा है कि कोई चीज इसके अंदर गड़बड़ है और टैक्सेबल पर्सन भाग सकता है, तो वो कोई भी प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है, बैंक को बैंक ब्लॉक कर सकता है, उसका ईवे बिल ब्लॉक कर सकता है. दे कैन डू अ प्रोविजनल अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 एंड कैंसल द रजिस्ट्रेशन under section 29(2). We have already seen this cancellation version under section 29(2), but let me just again quickly explain it to you over here also. तो यहाँ पे जो ये भी है, ये भी आप उसको ऊपर रीड करना है इसके बाद. So section 29(2) क्या बोलता है कि कौन से सिचुएशन के अंदर registration can be cancelled. Correct? So contravention of acts or rules, that means no return has been filed by the composition dealer for 3 tax period. कॉम्पोजिशन डीलर है, अगर उसने 3 टैक्स पीरियड में कोई रिटर्न्स फाइल नहीं किया है, दैट मीन्स ही इज कॉन्ट्रावेंशनिंग एनी एक्ट और द रूल्स, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. अगर नॉर्मल पर्सन है, ही हैज नॉट फाइल द रिटर्न फॉर 6 मंथ्स, तो भी उसका रिटर्न्स रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो सकता है. आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है बट यू हैव नॉट स्टार्टेड द बिजनेस विद इन 6 months, then also your number can be cancelled. Registration obtained by fraud, willful misstatement, then also your registration number can be cancelled. Correct है? So this is the SOP which has been given for letting the non-filers file the returns. Correct? So ये जो भी procedures हैं, इसका objective यही है कि जो non-filers हैं उनके ऊपर हमने best judgment order निकाला और let them file the return within the 15 days or within the 30 days, within the 15 days of notice अगर नोटिस के टाइम मान जाते हैं, या फिर 30 days of the assessment order. तो अगर इस टाइम पे उन्होंने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया, देन ये जो असेसमेंट ऑर्डर है दैट विल बी ड्रॉप्ड और विथड्रॉन. करेक्ट एवरीबडी? इज दिस थिंग क्लियर? यहां पे हम लोग करेंगे रिजॉर्ट टू. करेक्ट एवरीबडी? यहां तक क्लियर हो गया. सो अगर नॉन फाइलर्स हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड एसओपी गवर्नमेंट ने डिजाइन कर दिया है कि उनको इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए. 3 दिन पहले इंटीमेट किया जाए कि ड्यू डेट आ रहा है, पोस्ट ड्यू डेट एक ईमेल जाए, एसएमएस जाए कि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किया. यहाँ पे जो 3 डेज प्रायर है सभी को एसएमएस जाएंगे. यहाँ पे जो पोस्ट ड्यू डेट है सिर्फ उन्हीं को ईमेल या एसएमएस जाएगा जो नॉन फाइलर्स हैं. और 5 दिन के बाद फिर भी अगर वो फाइल नहीं करते हैं तो 5 दिन के बाद नोटिस अंडर सेक्शन 46 विल बी इशूड इन GSTR 3A टू फाइल द रिटर्न विद इन 15 डेज. अगर 15 दिन के अंदर भी वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, देन द प्रॉपर ऑफिसर कैन प्रोसीड फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर. नाउ ये बेस्ट जजमेंट करने के लिए वो कौन सी डिटेल लेगा? GSTR 1 के अंदर जो डिटेल है, GSTR 2A के अंदर जो डिटेल है, ईवे बिल के अंदर जो डिटेल है, या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन which is there, he will take that information. Now best judgment assessment order is withdrawn if valid returns within 30 days of the order. Correct? अगर 30 दिन के अंदर अंदर वैलिड रिटर्न फाइल हो गया, देन द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इज विड्रॉन. Commissioner may also resort to provisional attachment of the property, that means banking or other properties, and he may also cancel the registration because वो returns file कर ही नहीं रहा है. Then he has the power to cancel the registration, right है? So अगर वो non filers हैं तो their returns can be cancelled also, प्रोवाइडेड ये सारा सेक्शन 29(2) का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, राइट. सो नॉन फाइलर्स हैं तो नॉन फाइलर्स का मतलब क्या हो गया? अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, कॉम्पोजिशन डीलर हो और 3 महीने के अंदर अपने टैक्स पीरियड का आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किया, देन यू आर कॉन्ट्रावेंडिंग द एक्ट. या फिर आप नॉर्मल पर्सन हो, आपने 6 महीने के रिटर्न्स फाइल नहीं किए, देन ऑल्सो कॉन्ट्रावेंशनिंग ऑफ द एक्ट. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, नो बिजनेस 6 months.
आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो बिकॉज आप रिटर्न फाइल नहीं किया, देन द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल। क्लियर एवरीबडी, इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइज? तो ये हो गया सेक्शन 62 जहां पे रजिस्टर्ड तो है बट वो रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहा है। देन व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? अब हम देखेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, राइट में। तो डिपार्टमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि यार ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है बट टैक्सेबल पर्सन है, राइट? सो व्हाट विल बी द बेस्ट जजमेंट हियर, दैट इज व्हाट विल बी सीइंग हियर। अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ टैक्सेबल पर्सन, करेक्ट, फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, या तो उसने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया अंडर सेक्शन 29(2) जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। तो डिपार्टमेंट किसी और का असेसमेंट कर रही है, उसको किसी और का नंबर मिल गया, किसी और का डिटेल मिल गया है, तो उससे ये मालूम पड़ा कि ये पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था बट इसने लिया नहीं है, राइट? सो इन सच सिचुएशन he fails to obtain the registration, that means unregistered person fails to obtain the registration, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद वो कैसे रिटर्न्स फाइल करेगा, करेक्ट? सो बट दैट पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स, बट उसके ऊपर लायबिलिटी है टैक्स पेमेंट करने की। क्लियर है एवरीबडी? सो द अनरजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तभी वो अनरजिस्टर्ड है, या फिर रजिस्टर्ड था बट वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया, राइट? देन what is the situation here? But person liable to pay tax, then the proper officer to issue the taxable person ASMT 14, ASMT 14 issue करेगा taxable person को, stating grounds for assessment and allowing 15 days to reply। तो ASMT 14 के अंदर एक प्रॉपर ऑफिसर इश्यू करेगा टैक्सेबल पर्सन को, राइट? उसके अंदर वो क्या बोलेगा कि यू आर सपोज, ये भी एक नोटिस है, दिस इज ऑल्सो नोटिस, इश्यू नोटिस, राइट? इश्यू नोटिस, शो कॉज नोटिस है टू टैक्सेबल पर्सन इन ASMT 14 स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ असेसमेंट, मैं किस बेसिस पे असेसमेंट कर रहा हूं, एंड अलाउिंग टू द टैक्सेबल टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ टैक्सेबल पर्सन टू रिप्लाई टू दैट विद इन 15 डेज, राइट है? 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करना है। प्रॉपर ऑफिसर टू प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी, एक्सेस नहीं है, असेस होगा, ASS, असेसमेंट करना, असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट है? सो पहले उन्होंने नोटिस दिया, नोटिस के बाद 15 दिन का टाइम दिया जवाब देने के लिए, अगर जवाब नहीं आया देन दे विल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो बुलाएंगे कि आप आओ मिलो, अगर वो भी नहीं होता है देन द असेसमेंट ऑर्डर विल बी फाइल्ड एंड गिवन इन ASMT 15 विद इन 5 years ऑफ ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, करेक्ट है? इसका भी टाइम लिमिट वही है, राइट? सो ASMT 15 विल बी इश्यूड बेस्ट जजमेंट टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इन मैक्सिमम विद इन 5 years ऑफ द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, करेक्ट? ये जो ऑर्डर होगा, दिस ऑर्डर कैन नॉट बी विड्रॉन, करेक्ट? व्हाई? बिकॉज यहां पे आपको रिप्लाई देने के लिए टाइम दिया है, यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया गया, स्टिल एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन यू डिड नॉट टेक योर कॉल, आपने आपका काम नहीं किया, दैट इज व्हाई दिस ऑर्डर इज नॉट विड्रॉवेबल। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आने के बाद आपने उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लिया और आपका ये ऑर्डर सेटल हो जाएगा, नहीं, दिस ऑर्डर कैन नॉट बी विड्रॉन। बट द बेस्ट जजमेंट फॉर नॉन फाइलर्स वाज द ऑर्डर विच वाज डीम्ड टू बी विड्रॉन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न्स को फाइल कर दिया, वैलिड रिटर्न्स को, करेक्ट? बट इन केस ऑफ पर्सन इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी गई है बट स्टिल ही हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू दैट एंड ASMT 15 हैज बीन इश्यूड, दैट मीन्स असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन इश्यूड, देन दिस कैन नॉट बी विड्रॉन। क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? सो एज ऑफ नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा, लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। व्हाट वी हैव डन इज द फर्स्ट वाज द सेल्फ असेसमेंट, दूसरा हमने देखा प्रोविजनल असेसमेंट कैसे होगा, तीसरा हमने देखा जो रिटर्न्स फाइल किए हैं वो बेसिस पे स्क्रूटिनी करके डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट होंगे, दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न। अब सिचुएशन ये आई कि रिटर्न्स फाइल ही नहीं किए गए, नॉन फाइलर्स के केस में कैसे होगा, दैट वी हैव अंडरस्टूड, उसका SOP हमने समझ लिया। देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि ऐसे पर्सन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज टैक्सेबल पर्सन है बट अनरजिस्टर्ड है, या फिर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है देयर बट स्टिल दे लायबल टू पे द टैक्सेस, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन? तो फिर प्रॉपर ऑफिसर इश्यू करेगा नोटिस टू टैक्सेबल पर्सन अंडर ASMT 14 स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ असेसमेंट एंड अलाउिंग 15 days टू रिप्लाई। उसके बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो ऑर्डर निकालने के पहले
वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा। अगर वो भी नहीं आता है देन द असेसिंग ऑफिसर द jurisdictional ऑफिसर विल इश्यू एन असेसमेंट ऑर्डर in ASMT 15 within 5 years of the due date of annual returns and this particular order is not withdrawable. Clear है? यहाँ तक clear हो गया अपने को? Now, last thing what we have to do is summary assessment. That is shortcut assessment, quick assessment. That is given in section number 64. Let us understand this. PO may, proper officer may, on evidence that there is a tax liability, उसको evidence है कि tax liability है, then he will take the prior permission of assistant commissioner या joint commissioner and पीओ में असेस द टैक्स लायबिलिटी, असेस नहीं असेस होगा, एक्सेस नहीं असेस होगा। पीओ में असेस द टैक्स लायबिलिटी, वो खुद से असेस करेगा टैक्स लायबिलिटी किसका, ऑफ सच पर्सन। अगर प्रॉपर ऑफिसर को किसी के ऊपर भी डाउट है कि ये टैक्स की चोरी कर रहा है देन ही विल टेक द, और उसके पास एविडेंस है कि टैक्स की चोरी हो रही है, देन ही विल टेक द प्रायर परमिशन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर और असेस करेगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन। नाउ हु आर दो सच पर्सन? दीज सच पर्सन आर नीड नॉट नेसेसरीली बी द रजिस्टर्ड पर्सन। जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड पर्सन हो, ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, वेयरहाउस ओनर भी हो सकता है, पर्सन इंचार्ज भी हो सकता है, और इन केस वे द टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट बी असर्टेन। अगर टैक्सेबल पर्सन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं देन इट कैन बी एनी सच पर्सन। दैट मीन जिसके गोडाउन में माल पड़ा है, जो ट्रांसपोर्टर है या फिर जो क्लॉरी का पर्सन इंचार्ज है, किसी के ऊपर भी वो असेसमेंट निकाल सकता है कि इतना आपको टैक्स पे करना है। क्लियर है? नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड इश्यू एन असेसमेंट ऑर्डर इन ASMT 16। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू सच एन फास्ट वन? बिकॉज उसको पता है कि अगर इसमें डिले हुआ देन दीज गुड्स कैन आइदर बी टेकन आउट फ्रॉम द वेयर हाउस और दीज गुड्स कैन बी थ्रोन अवे या फिर उसको सेल किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू issue an assessment order in ASMT 16. Correct? If he has sufficient ground to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of revenue. अगर वो delay करेगा then there will be effect on the interest of the revenue, तो वो ASMT 16 के अंदर summary assessment निकाल सकता है। किसके ऊपर निकाल सकता है? It can be raised, the liability can be issued on any such person. Any person means या तो जो टैक्सेबल पर्सन है वो खुद सामने आ जाए, या फिर अगर वो नहीं ये फाइंड आउट नहीं हो रहा है कि कौन टैक्सेबल पर्सन है, दैट मीन्स कौन बायर है कौन सेलर है, अगर ये आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है देन इन सच सिचुएशन इट कैन बी आइदर द ट्रांसपोर्टर या फिर वेयरहाउस ओनर या फिर जो पर्सन इंचार्ज है वेयरहाउस का या जो पर्सन इंचार्ज है आपके ट्रक का, देन दे कैन ऑल्सो बी असेस कि उनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। नाउ अब ये असेसमेंट ऑर्डर तो आ गया। नाउ हाउ विल दिस असेसमेंट ऑर्डर बी विड्रॉन? कैन दिस असेसमेंट ऑर्डर बी विड्रॉल और नॉट? सो विड्रॉवल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन खुद सामने से आके बोलता है सर ये गुड्स मेरे हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, राइट? देन इन सच सिचुएशन दिस समरी असेसमेंट विल बी ड्रॉप्ड, राइट? सो ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, जब मेरा गुड्स किसी ट्रांसपोर्टर के पास है या फिर मेरा गुड्स किसी वेयरहाउस के अंदर स्टोर है और वेयरहाउस के ओनर के ऊपर अगर असेसमेंट ऑर्डर आया तो वेयरहाउस ओनर मेरे पास आएगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि सर मैं 30 days के अंदर रिप्लाई करता हूं कि आई एम द पर्सन जो टैक्सेबल पर्सन एंड आई एम लायबल टू मेक द पेमेंट, देन द समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 64 इज विड्रॉन। करेक्ट एवरीबडी? या फिर डिपार्टमेंट दैट मीन्स जो जिसने परमिशन दिया है ACJC, उनको खुद को लगता है कि यार इफ this particular order is erroneous, mistake है, then this order can be withdrawn. Correct everybody? So summary assessment कब withdraw हो सकता है? जब taxable person सामने से आके बोलता है कि सर this order is basically I am the responsible person, I am the taxable person, मैं इस पे टैक्स पे करूंगा, ना ही वेयरहाउस ओनर पे करेगा या फिर ट्रांसपोर्टर पे करेगा। करेक्ट? सो इन सच सिचुएशन द समरी असेसमेंट ऑर्डर ऑन सच पर्सन गेट्स विड्रॉन, या फिर ACJC जिसने परमिशन दिया है दे फाउंड दैट ऑर्डर इज एरोनियस, देन इन दैट सिचुएशन this particular summary assessment can be withdrawn. So which two orders can be withdrawn? One, that is the best judgment assessment order for non-filers, that can be withdrawn if the valid return is filed within 30 days of service of assessment order, या फिर summary assessment that can be withdrawn if the taxable person suo moto comes in front, खुद सामने से फ्रंट में आ जाता है कि सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, या फिर ACJC जिन्होंने परमिशन दिया है प्रॉपर ऑफिसर को दे फील दैट द ऑर्डर इज एरोनियस, देन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर कैन ऑल्सो बी विड्रॉन। विच ऑर्डर कैन नॉट बी विड्रॉन?
कौन सा ऑर्डर जो विड्रॉन नहीं हो सकता? अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जिसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी गई हो, देन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर कैन नॉट बी विड्रॉन. क्लियर है एवरीबॉडी? Is this thing clear with the assessment? So there is one more thing which we have to discuss regarding the assessment. यहाँ पे एक notification आया है that the summary assessment order under section 62, 63 and 64. तो ये जो 62, 63, 64 के अंदर जो order हम issue कर रहे हैं, that means that is the best judgment assessment order for non-filers, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर समरी असेसमेंट ऑर्डर, राइट है, उसका एक समरी जाना चाहिए इन DRC 07 ऑन द पोर्टल. डिटेल तो ऑर्डर आएगा ही आएगा, उसके अलावा द समरी ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर शुड बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 62, 63 एंड 64 इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन GST DRC 07. सो इसका एक समरी जाना चाहिए DRC 07 के अंदर. क्लियर है एवरीबॉडी? इज दिस थिंग क्लियर? तो जो आपका ऑर्डर आ रहा है 62 के अंदर, दैट मीन्स नॉन फाइलर, 63 के अंदर दैट मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन, 64 के अंदर समरी के अंदर, उसका एक समरी एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक नोटिस का डिटेल शुड बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन GST DRC 07, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एक और क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द ऑर्डर्स दैट मे बी विड्रॉन? ऐसे कौन से ऑर्डर है जो विड्रॉ हो सकते हैं? बेस्ट जजमेंट अंडर सेक्शन 62 वी हैव ऑलरेडी सीन कि जहां पे अगर बेस्ट जजमेंट ऑर्डर दिया गया अंडर सेक्शन 62, दैट मीन्स रिटर्न फाइलर्स नहीं, नॉन रिटर्न फाइलर्स को इफ दे फाइल अ वैलिड रिटर्न देन द ऑर्डर्स कैन बी विड्रॉन. या फिर समरी असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 64 जहां पे टैक्सेबल पर्सन सामने आके खुद बोलता है दैट आई एम द टैक्सेबल पर्सन, देन दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विड्रॉन. क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? सो दिस इज व्हाट इज देयर एज फार एज योर असेसमेंट चैप्टर इज कंसर्न. इन द नेक्स्ट चैप्टर विल गो अहेड एंड सी कि यहाँ पे जो स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स के बाद क्या क्या रिकोर्स अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास, वेदर इट इज ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर. नाउ विल गो ऑन टू दीज एस्पेक्ट जहाँ पे हम डिपार्टमेंट के शूज में बैठ रहे हैं एंड विल इवैल्यूएटिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट एवरीबॉडी? सो please solve the question. I'm sure you'll be able to solve each and every question. We have done in detail the assessment chapter. So till that time, study well, take care, tata, bye bye.